हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका एमएस कोचिंग के अपने चैनल पर स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड प्लानिंग का पार्ट सेकंड, जो कि होम साइंस का चैप्टर नंबर 12 है फॉर क्लास 11th। तो चलिए बिना देरी करते ही हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, आय प्रबंधन क्या है। ठीक है दोस्तों, तो हम समझते हैं कि आय प्रबंधन क्या है। तो आय प्रबंधन को उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें आय का उचित नियोजन, नियंत्रण तथा मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, तो आय प्रबंधन का साधारण सा मतलब ये है कि हम आय को, जो हमारी इनकम होती है, उसका जो प्लानिंग है, उसकी जो नियोजन है वो हम कैसे करते हैं, मतलब कि प्री प्लानिंग कैसे करते हैं, उसका नियंत्रण कैसे करते हैं, मतलब उस पर कंट्रोल कैसे रखते हैं, और उसका मूल्यांकन किस प्रकार किया जाता है। तो इन 3 वर्ड से मिलकर ही आय प्रबंधन की डेफिनेशन बनती है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बजट क्या है। तो जैसे कि आपने भी अपनी लाइफ में बजट बनाया होगा, तो चलिए समझते हैं कि बजट क्या होता है। तो बजट को एक निश्चित अवधि के दौरान अनुमानित आय तथा व्यय के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो बजट का साधारण सा मतलब ये है दोस्तों कि एक निश्चित अवधि, जैसे कि बजट कोई हफ्ते का बनाता है, कोई पर मंथ का बनाता है, कोई पर ईयर का बनाता है। ठीक है, तो वो एक निश्चित अवधि हो जाती है, मतलब एक निश्चित टाइम पीरियड हो जाता है हमारा। ठीक है, उसमें अनुमानित आय और जो व्यय होगा उसी को हम क्या बोल देंगे, बजट। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे समझते हैं। जो अगला क्वेश्चन हमारा है वो है, बजट निर्माण के विभिन्न चरण क्या क्या हैं। तो दोस्तों जब भी आप बजट बनाओगे तो उसके निर्माण के लिए हमें बहुत सारे स्टेप्स लेने पड़ते हैं। तो उसके स्टेप्स क्या क्या हैं, तो चलिए दोस्तों समझते हैं। तो सबसे पहला है दोस्तों, आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की सूची बनाना। तो सबसे पहले दोस्तों हमें क्या करना है, बजट निर्माण करते वक्त हमें आवश्यक वस्तु, जो भी नेसेसरी थिंग्स होंगे, एंड सेवाएं, ठीक है दोस्तों, और सेवाओं की हमें क्या बनानी है, एक लिस्ट तैयार करनी है। ठीक है दोस्तों, तो पारिवारिक बजट बनाने के लिए सबसे पहले बजट की समयावधि निश्चित करके उस समयावधि में परिवार के विभिन्न सदस्यों के आवश्यकता अनुसार आवश्यक वस्तुओं तथा सेवाओं की सूची बना लेनी चाहिए। मतलब कि अगर आपकी फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं, ठीक है, उन सब की ज़रूरत के अकॉर्डिंग किसको कौन सी वस्तु की नीड है, किसको कौन सी सेवाओं की नीड है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या बनानी है, एक लिस्ट बनानी है सबसे पहले। ठीक है दोस्तों, लिस्ट बनाने के साथ उसमें मतलब कि अलग अलग कॉलम बनाने हैं। जैसे कि सबसे पहले आप बना सकते हैं कि फूड से रिलेटेड कॉलम, ठीक है दोस्तों, और अगर दूसरा बनाना है तो दूसरा एजुकेशन से रिलेटेड बना सकते हो दोस्तों, हैं। ठीक है, अगला बना सकते हो आप हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी नीड हमें पड़ेगी, और अगला बना सकते हो आप ट्रैवल से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आपको अलग अलग चीज़ों के बना लेनी है। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला है वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमत का अनुमान लगाना। तो बजट बनाने का ये हमारा दूसरा चरण होता है दोस्तों। ठीक है, हमें सबसे पहले क्या करना होता है, वस्तु और सेवाओं की लिस्ट बनानी होती है। उसके बाद हमें दोस्तों क्या करना है, जो भी वस्तु और सेवाएं हमें खरीदनी है 1 महीने के अंदर या फिर 1 हफ्ते या 1 साल के अंदर, उसकी हमें क्या कीमत का अनुमान लगाना है। कीमत मतलब कि उसकी प्राइस क्या होगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो उसका प्राइस लगाने के बाद यदि किसी वस्तु के दाम निरंतर बढ़ रहे हैं तो बजट में उस वस्तु का दाम अंदाजे के अनुरूप थोड़ा सा बढ़ाकर लगाना चाहिए, ताकि बजट जो है अच्छे से चल सके और उसमें कोई भी परेशानी आपको ना आए। ठीक है दोस्तों, तो अगला हमारा है संभावित कुल आय का अनुमान लगाना। ठीक है दोस्तों, तो अगला हमारा जो 3rd स्टेप होगा वो हमें क्या करना है, हमें अपनी आय का अनुमान लगाना है कि टोटल आय कितनी हो सकती है। तो उसमें क्या विशेष ध्यान रखना है कि सबसे पहले सभी आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति निश्चित आय के अंदर ही हो जाए, तथा यदि आवश्यकता पड़े तो विलासिता वाली वस्तु की पूर्ति संभावित आय से हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो संभावित आय रखने का मेन मकसद यही है कि आपको क्या करना है, एक्स्ट्रा पैसे भी रखने हैं। अगर जैसे कि समझ लीजिए आपने बजट जो बनाया है उसमें आपने जो इम्पॉर्टेंट थिंग्स है वो आपने जो आय रखी थी, कुल आय रखी थी, उसमें निपटा ली। ठीक है दोस्तों, बाद में अगर आपको लगता है कि हमें ये भी ज़रूरत पड़ सकता है, बाद में ये भी ज़रूरत पड़ सकता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है
उस टाइम पे हमें बहुत सारी चीज़ें याद नहीं आती। तो बाद के लिए अगर कोई वस्तु या फिर कोई सेवा खरीदनी है और हमें याद आ जाता है कि हमें ये भी ऐड करना था अपने बजट में, तो उसके लिए आप क्या रख सकते हो, संभावित आय के लिए एक्स्ट्रा पैसे रख सकते हो। ठीक है, उसे हम संभावित कुल आय में ऐड कर देंगे। अगला समझते हैं दोस्तों। तो अगला हमारा 4th स्टेप है व्यय तथा आय को संतुलित करना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि जैसे कि अगर आप बजट बना रहे हैं तो बजट के लिए, बजट का मेन मकसद यही होता है व्यय तथा आय को संतुलित करना। तो इसमें हमें उतना ही व्यय करना है जिससे हमारी जो आय है, जो हमारी इनकम है, वो क्या रहे, बैलेंस रहे, वो डिसबैलेंस ना हो। हमें ऐसा नहीं करना है कि हम बहुत ज़्यादा खर्च करे जा रहे हैं अपनी आवश्यकताओं को, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के बावजूद हम बहुत सारा खर्च करे जा रहे हैं। हमें ऐसा नहीं करना, हमें बचत भी करनी है। इसलिए दोस्तों हमें आय और व्यय का संतुलित करना है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, अगला समझते हैं। तो लास्ट स्टेप हमारा है बजट योजना का निरीक्षण एवं मूल्यांकन। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आ जाता है जब बजट बनाने के अंतिम चरण में इस बात के निरीक्षण एवं मूल्यांकन करना जरूरी होता है कि क्या बजट सफल रहेगा कि नहीं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हमने ये सारे स्टेप्स हमने ये कर लिए। ठीक है, ये करने के बाद हमें ये सोचना है कि हमारा जो बजट है वो सक्सेसफुल रहेगा या फिर नहीं रहेगा। तो इसमें क्या करना है, बजट में परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं का ध्यान रखा गया है या नहीं। तो हमें इसमें ये चेक करना है कि जो हमारे परिवार में जितने भी सदस्य हैं, मान लीजिए आपके परिवार में 5 सदस्य हैं। ठीक है दोस्तों, और अगर आपने 5 सदस्यों को ये चेक करना है कि आपने 5 सदस्यों की आवश्यकताओं का ध्यान रखा है या नहीं। आपने किसी भी ऐसा सदस्य तो नहीं है कोई रह गया हो, उसकी आवश्यकताओं को ध्यान में ना रखा गया हो। ठीक है दोस्तों, और अगला हमें बजट में देखना है कि बजट में किसी भी स्थिति जैसे कि दुर्घटना इत्यादि, ठीक है, तो हमें इसके लिए भी एक्स्ट्रा मनी रखती है। जैसे कि अगर हम दुर्घटना हो जाती है या फिर कोई बीमार पड़ जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला है करदान की क्षमता बनी रहनी चाहिए, अर्थात समय पर सभी करों एवं बिलों का भुगतान हो पाएगा या नहीं। हमें यह भी चेक करते रहना चाहिए कि अगर हम बजट बना रहे हैं तो इसमें इतना तो एक्सपेंड नहीं कर रहे हैं कि जिससे हमारे जो बिल वगैरह है वो रह जाए। ठीक है दोस्तों, तो वो भी हमें क्या करना है, बजट में ही ऐड करते चले जाना है। और अगला है दोस्तों राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक परिस्थितियों जैसे कि आर्थिक मंदी इत्यादि। हमें ये भी चेक करना है कि अगर देश में, हमारे देश में अगर आर्थिक मंदी आ जाती है या फिर बहुत ज़्यादा महंगाई हो जाती है तो उसमें हमारा बजट प्रभावी रहेगा या फिर नहीं। ठीक है दोस्तों, तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, बजट बाद में एट द एंड चेक करना है कि हमारा जो बजट है वो योजना के अकॉर्डिंग निरीक्षण और मूल्यांकन रूप से ठीक है या नहीं। तो ये हमारा आ जाता है चेक प्लान्स में, चेक प्लान्स ऑफ बजट। ओके दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा बजट के निर्माण के विभिन्न चरण क्या क्या होते हैं। तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा पारिवारिक बजट योजना के क्या क्या लाभ होते हैं। तो दोस्तों जैसा कि क्वेश्चन से ही स्पष्ट हो रहा है कि जो हम बजट बना रहे हैं उससे हमें क्या क्या प्रॉफिट हो रहे हैं। तो चलिए समझते हैं। तो बजट बनाने से परिवार को अपनी आय के उपभोग का अनुमान प्राप्त हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि अगर एक परिवार अपना बजट बनाता है तो उससे उसे यह ज्ञात हो जाता है कि वह अपना जो आय का जो एक्सपेंड कर रहा है, जो अपनी आय जो है अपनी आय का जो एक हिस्सा व्यय कर रहा है उपभोग पर, वो कितना कर रहा है उसे अनुमान हो जाता है इससे। ठीक है दोस्तों, बजट से उसे पता चल जाता है। अगला है दोस्तों विभिन्न कार्यों के लिए निर्धारित की गई राशि का योग तथा कुल आय का संतुलन जांचा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो बजट से हमें यह भी पता लग सकता है कि हम किस वस्तु पे कितना खर्च कर रहे हैं और हमारी आय कितनी है, तो उसमें संतुलन भी हम इजीली बना सकते हैं। अगला है दोस्तों बजट बनाने से परिवार को यह जानने में मदद मिलती है कि उन्हें किस व्यय को प्राथमिकता देनी है। ठीक है दोस्तों, तो बजट बनाने से परिवार को यह भी मदद मिल जाती है कि उसे किस पर कितना खर्च करना चाहिए और किन चीज़ों पर पहले खर्च करना चाहिए। जैसे कि अगर हमारी एजुकेशन हो गई, हेल्थ हो गया, तो ये सारे ज़रूरी फैक्टर होते हैं, तो एक परिवार उन पर ज़्यादा खर्च या उनको प्राथमिकता देना पसंद करता है। अगला है हमारा दीर्घकालिक लक्ष्य की प्राप्ति। ठीक है दोस्तों, बजट बनाने से क्या होता है, हम दीर्घकालिक लक्ष्यों की भी प्राप्ति कर सकते हैं। दीर्घकालिक का मतलब होता है एक लंबे टाइम पीरियड। ठीक है दोस्तों, एक लंबा टाइम पीरियड का लक्ष्य हमारा, जैसे कि अगर हम आगे लाइफ में एक कार खरीदना चाहते हैं या फिर एक घर खरीदना चाहते हैं, तो अगर हम बजट बनाते हैं तो उससे हमारी क्या होंगी दोस्तों, सेविंग्स भी हो जाएंगी। जब सेविंग होगी तो आगे चल के हम कुछ भी इजीली खरीद सकेंगे। ठीक है दोस्तों, लास्ट है हमारा ऋण का भार ना होना। तो जब हम बजट बनाएंगे तो हमारी सेविंग होती चली जाएगी और हमें
किसी से कर्ज लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे क्या होगा दोस्तों, तो हमारे ऊपर ऋण का भार नहीं होगा। ऋण मतलब होता है हम पर कर्ज नहीं होगा। तो यह सारे क्या होते हैं, पारिवारिक बजट के योजना बनाने के लाभ होते हैं। ठीक है, तो बजट बनाना किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और यह एक परिवार को बहुत अच्छा जीवन स्तर बनाने के लिए आगे बढ़ाता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।